Hello everyone, how are you? I hope you are good. I'm also good. और आपके अनुष्ठान चैनल पर डॉक्टर सुषमा रानी आपके साथ। तो सबसे पहले तो आज के दिन की क्या इम्पोर्टेंस है इस पे बात करते हैं। आज मजदूर दिवस है। सभी मेरे मजदूर भाइयों को, जो भी सभी देश में जो भी मजदूर मजदूर तो हम सभी हैं, सभी मजदूरों को मजदूर दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब इस मजदूर दिवस मनाने के पीछे देखिए, जब हम कोई भी चीज़ मनाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रीज़न ज़रूर होते हैं। तो ऐसे ही हम जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रहे हैं, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है। अब ये जो इसकी स्टार्ट कैसे हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट जो हुआ था मजदूर दिवस, अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। और दो मजदूर ही थे जिनको इनका जनक माना जाता है या फादर माना जाता है मजदूर दिवस की स्टार्टिंग के लिए। इन्होंने मूवमेंट चलाए मजदूरों की राइट्स के लिए, कि जो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में मजदूरों की दुर्दशा थी उसको देखते हुए, तो जो मजदूरों के राइट हैं उनके राइट के लिए इन्होंने मूवमेंट्स चलाए। अब जो इनका नाम है पीटर मैकगायर और मैथ्यू मैग्युअर। ये दोनों थे। इन्होंने मूवमेंट चलाए, मजदूरों को अपनी राइट्स दिलवाए और उनको अवेयर किया कि आप अपने जो राइट्स हैं उनको समझें और उनको यूज करें। तो ये था आपका, और ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, यूएस से हुआ था। और यूएस से स्टार्ट हुआ था। इन दो लोगों को इनका जन्म वो माना जाता है। और 1886 में, मई 1886 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो चलते हैं आज फिर से अपनी क्लास की तरफ। और फिर से एक बार आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस मजदूर दिवस की। हाँ, चलते हैं आज का फिर हम एक नए टॉपिक के साथ, नई क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन एजुकेशन प्लान प्रपोज्ड बाय एडम। जो अभी हम लास्ट की हमने क्लास में पढ़ा, जो सर विलियम एडम थे, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट यहाँ पर दी। उनको यहाँ की एजुकेशन की सर्वे उन्होंने किया। एजुकेशन की जो सिचुएशन थी, एजुकेशन जो भारत में चल रही थी, जो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से ब्रिटिश के पहले चल रही थी, और कैसे ब्रिटिशर्स जब आए उसके बाद में क्या उसकी सिचुएशन थी। तो जो एडम ने यहाँ पर, सर विलियम एडम्स थे, इन्होंने यहाँ पर सर्वे किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। और फिर जब उन्होंने देखा कि यहाँ की कैसे सिचुएशन है और इसको कैसे और बेटर किया जा सकता है, तो उन्होंने भी अपनी एक एजुकेशन की पॉलिसी यहाँ पर प्रपोज की, जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एडम बीइंग ऑफ ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी स्टडीज बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज। जो एडम थे, जैसे कि हमें पता है एडम और लॉर्ड मेकाले की अगर हम बात करें, क्योंकि लॉर्ड मेकाले को भी यहाँ पर इसीलिए बुलाया गया था गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग का मेंबर बना के, कि वो यहाँ पर जो एजुकेशन को की सिस्टम को देखें और उसको डेवलप करें। और फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे जो कि 1813 के चार्टर एक्ट में थे, उसी के लिए उन्हें बुलाया। लेकिन जो मेकाले थे वो बहुत ही कट्टर ब्रिटिशर्स थे। वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को बेटर मानते थे, अपने आप को ग्रेट मानते थे, और किसी भी जो भारतीय थे उनको वो निग्लेक्ट करते थे। अब जो ये एडम थे, एडम क्या थे? जो पाश्चात्य और प्राच्यवादी दो लोग थे। जो पाश्चात्यवादी थे मेकाले थे, और जो प्राच्यवादी थे ये थे आपके एडम। इन्होंने बड़ा ही क्लियर लिखा अपनी रिपोर्ट में, अपना जो इन्होंने दस्तावेज दिए जो भी, उसमें क्लियर लिखा। ही क्लियरली रोट इन हिज रिपोर्ट दैट देयर इज ए ग्रेट नीड फॉर ए system of mass education in India, and this
कैन बी डन ओनली थ्रू द लैंग्वेज ऑफ दिस प्लेस। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो इन्होंने अपनी एजुकेशन पर अपनी रिपोर्ट दी थी, जो तीनों रिपोर्ट दी थी, उसमें भी इन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा था कि आप यहाँ पर जो नीड है क्या है, ग्रेट नीड किस चीज़ की, जो आपकी मास एजुकेशन, जो जन शिक्षा है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है यहाँ की लैंग्वेज में जो आपकी वर्नाक्युलर की बात हमने की, जो कि यहाँ की वर्नाक्युलर में क्या थी, क्षेत्रीय लैंग्वेज थी, तो उसकी बहुत ज़रूरत है, तभी हम यहाँ पर एजुकेशन के सिस्टम को डेवलप कर पाएंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। और यहाँ पर इन्होंने कहा, जो इन्होंने अपने वो दिए थे, सजेशंस दिए थे, उसमें था एग्रीकल्चर एजुकेशन शुड बी अरेंज्ड इन इंडिया। अब इन्होंने कृषि के ऊपर बात की है, कृषि की एजुकेशन की बात की है। क्यों? जो भारत है, जो इंडिया है, वो एक कृषि प्रधान देश है, तो इन्होंने उसको अध्ययन किया, जितना भी यहाँ का लिटरेचर था उसका इन्होंने जब अध्ययन किया, जो यहाँ की बंगाली कल्चर था, जो यहाँ की जब यहाँ पर ये अपनी ये इसका भारतीय लिटरेचर और इसकी संस्कृत का मेल स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने पाया कि भाई यहाँ पर तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती करने वाले हैं, किसान लोग हैं, और जो हमारा भारत है उस टाइम खेती पर ही निर्भर था, कृषि पर ही टोटली डिपेंड था। तो अब इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, जब इन्होंने यहाँ के इसका स्टडी किया, जो यहाँ की लैंग्वेज थी उनको जब इन्होंने स्टडी किया, तो इन्होंने ये देखा कि जब तक हम कृषि में एजुकेशन नहीं देंगे, कृषि को एक अलग से बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं वो लैग करेंगी, बिकॉज इंडिया जो है वो कृषि प्रधान देश था। तो इन्होंने कहा कि कृषि की जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसका अरेंजमेंट इंडिया में होना चाहिए। तो ये इनका सजेशन था सर विलियम एडम्स का। नेक्स्ट है इसमें एग्रीकल्चर लैंड शुड बी गिवन टू रूलर्स स्कूल। जो यहाँ के रूलर्स स्कूल थे, इन्होंने कहा कि आप खेती की जो जमीन है, जो एग्रीकल्चर की जो वो है लैंड है, वो आप जो रूलर्स स्कूल्स हैं, जो आपके जगह जगह स्कूल्स, जहाँ पर गाँव में जाके स्कूल्स थे, वहाँ पर उनको खेती की लैंड दी जाए। उसके क्या 2 बेनिफिट्स होंगे, कौन कौन से? फर्स्ट है आपको, चिल्ड्रन विल बी एबल टू टॉट एग्रीकल्चर। एक तो जो यहाँ के जो स्टूडेंट थे, जो भारत के छात्र थे, छात्राएं थी, उनको खेती की नॉलेज होगी। जब हम खेती की शिक्षा देंगे तो उनको खेती की नॉलेज होगी, और वो शुरू से ही कैसे अपने खेती करनी है, क्या खेती की टेक्निक्स है, वो यहाँ पर सीख जाएंगे। उनका जो एग्रीकल्चर का स्किल्स है वो उनमें डेवलप हो जाएगा। तो फर्स्ट तो यही हो गया। सेकंड है, दिस विल ऑल्सो जनरेट सम इनकम। यहाँ देखिए ये कह रहे हैं इनकम। अब जब हमने यहाँ पर इनको लैंड दी, तो अब लैंड से बच्चों पे प्रैक्टिकल, देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जब हम खेती की उनको एजुकेशन देंगे, अब एजुकेशन यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में भी देंगे। जब ये जमीन यहाँ पर दे रहे हैं तो इसके बच्चों को खेती कर सिखा रहे हैं, वहाँ पर एक प्रैक्टिकल वे में स्किल्स डेवलप हो रहा है। और दूसरा, जब खेती होगी, जब भी अनाज, पल्सेस, जितनी भी चीजें आएंगी, उससे क्या इनकम होगी हमारी, और इनकम से हम स्कूल के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है द फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो कि आपकी मेकाले ने दी थी, ये फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, ये आपकी मेकाले ने दी थी। अब
इज अगेंस्ट पब्लिक एजुकेशन। जो मेकाले की फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, निश्चयानंद सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, वो जन शिक्षा के अगेंस्ट थी, जन शिक्षा के विरुद्ध थी। तो इन्होंने कहा ये इज अगेंस्ट पब्लिक एजुकेशन, इट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंट, मतलब ये इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। ये जो आपकी फिल्ट्रेशन थ्योरी में था कि सिर्फ कुछ लोगों को ही एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए और उनसे छन छन के नीचे तक आएगी। फिल्ट्रेशन थ्योरी में हमने पढ़ा था जब मेकाले का 1835 का फिल्ट्रेशन थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि वो क्लर्क बनाना चाहता था, वो यहाँ पर बाबू पैदा करना चाहते थे कि सिर्फ वो जो बाबू हैं वो उनके कहते ना एक मध्यस्थता करें, उनके लिए काम करें, और जो वो कलर और मतलब कलर से और फिजिक में इंडियंस हों, लेकिन जो उनका माइंड है वो क्लर्क उनके लिए बाबू उनके लिए सोचे, इंग्लिश में सोचे, इंग्लिश में वो काम करें। तो वो ऐसी ये फिल्ट्रेशन थ्योरी थी। तो इन्होंने कहा ये सर विलियम एडम्स ने कि ये फिल्ट्रेशन थ्योरी को पब्लिक जन शिक्षा के अगेंस्ट है, इसको नहीं लगाया जाना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट था द मकतब एंड मदरसे। ये देखिए आपका मकतब और जो मदरसे थे, और आपकी यहाँ पर ये देसी स्कूल्स जो कि पाठशालाएं थी, है ना। तो इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले जो एजुकेशन के जो मेन इंस्टीट्यूशन थे वो मकतब और मदरसे थे। जितनी भी जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी वो मकतब, मदरसे और देसी स्कूल्स जो कि हमारे गुरुकुल थे या जो बौद्ध भिक्षुकों ने बनाए थे, है ना, वो स्कूल्स थे, वो इंस्टीट्यूशन थे। तो इन्होंने कहा द मकतब एंड मदरसा आर बैकबोन ऑफ नेशनल एजुकेशन इन द देसी स्कूल रनिंग इन इंडिया। जो भी ये स्कूल्स, मकतब, मदरसे और मठ और बिहार जो भी यहाँ उस टाइम पर चल रहे थे, देसी पाठशालाएं जो चल रही थी भारतीय संस्कृति की, तो ये यहाँ की मतलब भारतीय संस्कृति की बैकबोन है। मतलब ये अगर हम इन पर ध्यान नहीं देंगे, अगर हम इनको खत्म कर देंगे, तो एक तो लॉस होगा जनसंख्या, जो मास वो है हम पब्लिक जो है, जन साधारण लोग जो हैं, उन तक हम एजुकेशन को नहीं पहुंचा पाएंगे, उनको डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये था कि इनको डेवलप किया जाए, और ओनली बाय इम्प्रूविंग देम कैन बी अ system of mass education be made possible and the national education plan can be made successful। इन्होंने कहा जब यही बैकबोन है, यही यहाँ की रीढ़ की हड्डी है, तो हम इन्हीं को इम्प्रूव करें, इन्हीं क्या ना मास एजुकेशन को हम इम्प्रूव तभी कर सकते हैं जब यहीं की चीज़ों को अपनाएंगे। जो यहाँ की नेशनल एजुकेशन है, जो हमारी पॉलिसी थी, जो नेशनल पॉलिसी थी, वो तभी सक्सेस होगी जब हम मास एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। मतलब जो जन शिक्षा है उसको प्रोवाइड कराएंगे, और उसको प्रोवाइड हम कैसे कराएंगे? मकतब, मदरसे, देसी पाठशालाओं को डेवलप करके, इनको फोकस करके, यहाँ के ही जो भारत का लिटरेचर है जो भी, उसको हम यहाँ पर प्रोवाइड करा के। नेक्स्ट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन, इंडियन लैंग्वेज एंड literature and science should be studied in an appropriate manners। जब हम यहाँ पे जो डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना, जो भी हम शिक्षा को डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए क्या आवश्यकता है कि जो हमारा इंडियन लिटरेचर है, जो इंडियन का लिटरेचर है, इंडियन का लैंग्वेज है,
जो भी भारतीय भाषाएं हैं, जो भी आपकी एरियाज की लैंग्वेजेस हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं जिन्हें हम कहते हैं, उनको हम प्लेस देंगे इन एजुकेशन में, तभी हम डेवलप कर पाएंगे वहाँ यहाँ के भारत के लोगों को, भारत के जो भी चीज़ें हैं, सोसाइटी है, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे क्योंकि एजुकेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन्स है। तो जब तक हम यहाँ की चीज़ों को डेवलप यहाँ के तरीके से नहीं करेंगे, सिर्फ हम ब्रिटिशर्स की चीज़ों को थोपते रहेंगे, तो चीज़ें जो हमारी नेशनल पॉलिसी है, हम उसको सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है इसमें जो अदर सजेशंस दिए सर विलियम एडम्स ने, ऑल इंडियंस स्कूल्स should be given financial aid by the government and their condition should be improved। मतलब इन्होंने अपना एक सजेशन दिया ये कि गवर्नमेंट को जो ये जितनी भी स्कूल्स थे, चाहे आपके देसी स्कूल से और चाहे आपकी देसी स्कूल्स इन द सेंस उस टाइम पाठशाला बोला जाता था, जो भी पाठशालाएं थी, देसी पाठशालाएं, और जो भी मकतब मदरसे थे, उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को उनको कुछ अमाउंट देना चाहिए, उनको एड देनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने ये सजेशन दिया। नेक्स्ट सजेशन है, स्टूडेंट्स एग्जाम शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, दीज दीज विल रिजोल्व द करंट अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पर क्या था, एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी थी कि भाई कभी एग्जाम हो गए और कभी नहीं हुए, और कभी हुए तो बहुत पहले हो गए और कभी हुए तो कोई बहुत बाद में हो गए। तो इन्होंने अपना सजेशन दिया कि जो एग्जाम का टाइम है, लाइक जैसे हम आज के सिस्टम में देखते हैं कि जब एग्जाम का टाइम है कि बोर्ड का आपका एग्जाम है, डेट पहले से ही निश्चित हो जाती है, पहले से ही आपको बता दिया जाता है कि आपका 1 मार्च से बोर्ड का परीक्षा है, 10th का एग्जाम है या 12th का एग्जाम है, या आपकी जो स्कूल्स में होते हैं प्राइमरी लेवल पे, तो उनमें भी आपको एक डेट शीट दे दी जाती है कि आपके इस डेट को इस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो उससे क्या है, बच्चा प्रिपेयर रहता है। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो एग्जाम होते थे ऑन टाइम नहीं होने की वजह से उसमें अनसर्टेनिटी होती थी, और उसके निवारण के लिए, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने ये सजेशन दिया था कि एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं, कंप्लीट आपको ऑन टाइम होने चाहिए, करने चाहिए। नेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक्स शुड बी प्रिपेयर्ड इन ओरिएंटल लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ इंडियंस एंड वेस्टर्न एजुकेशन एक्सपर्ट। इन्होंने कहा जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स को आप प्रिपेयर करोगे, जो भी बच्चों को आपकी जो करिकुलम की टेक्स्ट बुक्स थी, उनको इम्प्रूव करें, उनको जो आपके ब्रिटिश टीचर्स थे और जो यहाँ के टीचर्स थे, भारतीय टीचर्स थे, दोनों को मिलकर, है ना, दोनों को मिलकर ही अपना ये जो एक्सपर्ट थे उनको मिलकर करिकुलम को बनाना चाहिए। जितनी भी यहाँ की टेक्स्ट बुक थी, उनके एक दूसरे से जो एक्सपर्ट टीचर थे, जो आपके ब्रिटिश के थे और जो यहाँ के इंडियंस के थे, दोनों को मिला के आपके सजेशन जब आएंगे तो बेटर आएंगे, और बेटर टेक्स्ट बुक होगी और बेटर इम्प्रूवमेंट होगी एजुकेशन में। तो ये था यहाँ पर इनका एक सजेशन। नेक्स्ट है, नॉर्मल स्कूल्स शुड बी अरेंज्ड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर। इन्होंने ये सजेशन दिया कि जो वो है, नॉर्मल स्कूल्स खोले जाएं, जहाँ पर जो टीचर है, जो बच्चे को स्कूल्स में पढ़ाएगा, उसके लिए
ये स्कूल्स नॉर्मल स्कूल्स खोले जाएं जिनमें टीचर ट्रेनिंग होगी, और उनको टीचर ट्रेनिंग जो होगी वो उनको जो प्रशिक्षण दिया जाए वो उसका फिक्स टाइम हो कि भाई आपका 1 ईयर प्रोग्राम है, वो 2 ईयर प्रोग्राम है, ऐसे फिक्स हो। और उनको ये स्कूल्स जो खोले जाएं ऐसे ही ट्रेनिंग शुड बी अरेंज फॉर द रिक्वायर्ड टीचर इन सर्विस। जो सर्विस में टीचर हैं उनका भी प्रशिक्षण होना चाहिए, उनको भी 3 मंथ्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए। 3 मंथ्स की जो ट्रेनिंग है उनको इम्प्रूव करा जाए। उसका रीजन होता है, इन्होंने ये सजेशन इसलिए दिया कि जो टीचर है, टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है। जब बच्चा क्लास में टीचर जाता है तो हर एक बच्चे की साइकोलॉजी, हर एक बच्चे का लेवल उस टीचर को पता हो, उसकी ऐसी अपनी वो साइकोलॉजी जानता हो, वो जो उसकी फिलॉसफी हो वो इस टाइप की हो कि वो सबको इक्वल माने, सबको इक्वलिटी ले। तो ऐसी टीचिंग ट्रेनिंग दी जाए, ऐसे शिक्षक तैयार किए जाएं जो एक अच्छी डेवलप एजुकेशन में हेल्प कर सके। और इसी तरह जो आपके सर्विस में टीचर हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, उनको भी शॉर्ट शॉर्ट टाइम के प्रोग्राम इन्होंने यहाँ प्रोवाइड कराए, लाइक 3 मंथ्स के, जिससे कि जो टीचर पुराने हो चुके हैं वो अपडेटेड हो जाएं कि आज के सिनेरियो में क्या चल रहा है, किस तरह की टेक्निक्स चल रही हैं, या जो भी न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं उससे वो अपडेटेड रहे और बच्चों को उसी तरीके से अच्छे से पढ़ा सके। तो यहाँ पर इन्होंने ये सजेशन दिया। नेक्स्ट था टीचर, आपका ये हो गया टीचर इन सर्विस, हो गया आपका टीचर ट्रेनिंग्स ऑफ टीचर्स हो गई। यहाँ पर आपका है टीचर सैलरीज। यस, यहाँ पर इन्होंने बात की है सैलरी की। शुड बी इंक्रीज, मतलब सैलरी जो है इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि सैलरी बहुत कम थी। तो शुड बी इंक्रीज एंड दियर कंडीशन शुड बी इम्प्रूव। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, टीचर की सैलरी इतनी कम थी कि टीचर को अपनी, जब आपको टीचर क्लास में जाएगा और उस बच्चों को, इतने सारे बच्चों को पढ़ाएगा, तो उसे भी अपनी जीविका के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए उसके भी अपने खर्चे होते हैं, उसकी भी अपनी फैमिली होती है। तो इतनी कम सैलरी में वो खर्चे उसके नहीं चल पाते थे। तो वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को ध्यान से नहीं, मतलब उस पर फोकस नहीं कर पाता, वो अदर और काम करने लग जाता था। लाइक जैसे हम आज भी कई जगह देखते हैं कि जब टीचर की, अगर हम आज के सिनेरियो में भी देखें तो आज के टाइम में भी टीचर की कहने को समाज का बहुत सम्मानित वो है, व्यक्ति है। लेकिन टीचर से ज़्यादा दुर्गति किसी भी प्रोफेशन की नहीं है। टीचर की आज की सिनेरियो में बहुत दुर्गति है। कहीं उसको कहते हैं ना, सम्मानित तो छोड़ दीजिए, उसको प्रॉपर ना तो जितने भी, क्योंकि एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में ये आ गया है कि जो पूरा प्राइवेट हो गई हैं चीज़ें। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, प्राइवेट हो गई हैं। तो उनसे क्या हो गया, प्राइवेट वाले अपने मनमाने तरीके से कार्य कराते हैं, अपने सिर्फ वो अपने बेनिफिट्स देखते हैं। आप देखिए, एक स्कूल से दूसरा स्कूल विद इन 2-3 ईयर्स में वो बना लेते हैं, या एक इंस्टीट्यूट से दूसरा इंस्टीट्यूट कुछ ही सालों के अंदर बना लेते हैं। उसका रीजन है कि मेहनत कौन करता है, टीचर। मेहनत कौन करता है, प्रोफेसर। मेहनत करता है, सारी चीजें वो करता है, लेकिन उसकी मक्खन मलाई कौन खाता है, जो मैनेजमेंट होता है, जो आपके उस स्कूल्स को चला रहे हैं, जो भी उसका। तो क्या है, आज के सिनेरियो में भी टीचर की बहुत ज़्यादा दुर्गति है। टीचर से एक्सेप्टेशन तो बहुत ज़्यादा है कि जी टीचर आपका, अगर टीचर को सारे तो सब्जेक्ट पढ़ा दे जो है, उसे तो वो समझते हैं, जो मैनेजमेंट है उसे तो समझता है कि वो ऑलराउंडर हो, कि उसे सारी चीज़ें आए, वो सारे सब्जेक्ट उनके पढ़ा दे, उन्हें और कोई टीचर ना रखना पड़े। तो यहाँ पर ये भी एक दिक्कत थी। यहाँ भी आज के सिनेरियो में भी दिक्कत है और उस टाइम में भी ये वाली दिक्कतें थी। तो
टीचर से एक्सेप्टेशन ज़्यादा है, लेकिन उसको जो उसकी अपनी लाइफ है, जो उसकी नीड है, उनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये सजेशन दिया इसीलिए कि टीचर की अगर आप सैलरी एक अच्छी अमाउंट में देंगे तो वो अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करेगा और एजुकेशन पर भी अच्छे से ध्यान देकर पढ़ा पाएगा। नेक्स्ट है, inspector should be oriented in every district to inspect schools and teachers। मतलब एक जो आपके ये टीचर्स हैं और स्कूल्स हैं, उनके लिए, उनके निरीक्षण के लिए एक इंस्पेक्टर हो, एजुकेशन इंस्पेक्टर हो, जो उनका निरीक्षण करे टाइम टाइम पर कि क्या जो करिकुलम है वो टाइम से चल रहा है, क्या जो स्कूल्स में जो बच्चों को चाहिए वो हो रहा है, क्या टीचर अपना जो सिलेबस है टाइमली कवर कर पा रहा है, क्या उस स्कूल्स में या उस इंस्टीट्यूशंस में टाइमली जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, तो क्या वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो पा रहे हैं या नहीं। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि एक इंस्पेक्टर्स होना चाहिए, अपॉइंट होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में, एवरी डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो कि स्कूलों का इंस्पेक्शंस करे और टीचर्स का भी करे, स्कूल्स और टीचर दोनों का यहाँ पर करे। तो ये इन्होंने कहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, intentionally this scheme should be started in initially this scheme should be started in some districts and later it should be implemented in all the districts। इन्होंने कहा कि जो आपकी ये पॉलिसी है, जो भी ये पॉलिसी आई, जो भी इन्होंने ये सजेशंस दिए, ये स्टार्टिंग में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, है ना, कह रहे हैं ना सम डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे कह रहे हैं ये सम डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसे स्टार्ट किया जाए, प्रारंभ किया जाए, लेकिन धीरे 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 इसको ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जाए। तो यहाँ पर ये इन्होंने अपने सजेशंस दिए, और जो हमारे सर विलियम एडम थे, इन्होंने अपनी एक डीपली सर्वे किया, डीपली सर्वे करके इन्होंने अपने एक अच्छे सजेशन दिए, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं जो भारतीय लिटरेचर को यहाँ पर प्लेस मिला, जो कि मैकाले ने बिल्कुल उसको निग्लेक्ट कर दिया था, और भारतीयों के लिटरेचर के अनुसार, उनकी कल्चर के अकॉर्डिंग चीज़ें आई, और जिससे कि धीरे धीरे वो डेवलप होती चली गई। तो ये थी एक अच्छा पैटर्न दिया इन्होंने, एक अच्छी एजुकेशन दी सर विलियम, ये क्योंकि समझ गए थे कि जब तक हम भारतीयों की संस्कृति, इंडियंस की जो कल्चर है, हम उसको नहीं समझेंगे, जो उनके जो लिटरेचर है हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं करेंगे, तो ये जितनी भी पॉलिसी ले आए वो इम्प्रूव या वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए इन्होंने अपने एक भारतीय संस्कृति और भारतीय लिटरेचर को अपनाते हुए ये पॉलिसीज दी। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और फिर से एक बार मजदूर दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।